बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। साबिक वज़ीर आज़म और पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान मुसलसल रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं। वार्निंग्स मिल रही हैं, कहा जा रहा है, अदलिया की तरफ से ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, DGSPR के बयानात बार बार आ रहे हैं। लेकिन इन्होंने पीटीआई वालों ने कोई मुनज़्ज़म किस्म की साजिश शायद तैयार कर रखी है कि अदारों को बदनाम किया जाए। इसमें अदलिया भी है, FIA भी है, नैब भी है, फौज तो है ही, और इलेक्शन कमीशन के बारे में तो खुल्लम खुल्ला ओपनली उन पर तनकीद करते हैं, नाम ले लेके तनकीद कर रहे हैं। इनका तरीका वारदात क्या है ये मैं आपके गोशगुजार करूँगा। और फिर आज मर्दान में जो इन्होंने जलसा फरमाया है वहाँ फिर वही बात, न्यूट्रल्स जो एक तरह के इन्होंने जो बात करते हैं बार बार, इन्होंने कई दफ़ा ये कहा है कि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। और इससे पहले DGSPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बल्कि उन्होंने कई अपने ट्वीट्स वगैरह में उन्होंने वजाहत की है कि जनाब हम न्यूट्रल हैं। और न्यूट्रल के बारे में इन्होंने ये कहा, इमरान खान साहब ने बार बार कह रहे हैं कि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं, यानी जो खुद को न्यूट्रल्स कहते हैं उनको ये कहते हैं वो जानवर होते हैं। और इन्होंने आज फिर एक ट्वीट किया हुआ था जिसमें इन्होंने यही कहा था, जनाब मैंने भी और मेरे जो वज़ीर ख़जाना थे शौकत तरीन, उन्होंने भी न्यूट्रल्स को कहा कि जनाब ये साजिश हो रही है, इसको ना रोका तो मैशियत तबाह हो जाएगी, बड़ी मुश्किल से हमने सीधा सूधा किया है। वो ट्वीट इन्होंने किया। और फिर मर्दान में भी यही बात इन्होंने की कि जो खुद को न्यूट्रल्स कहते हैं उनको हमने कहा लेकिन वो बाज नहीं आए। ये एक तो अजीबो गरीब बात यह है, इसमें खुल्लम खुल्ला ये एतराफ़ कर रहे हैं कि फ़ौज जो है माजी में या माजी करीब में सियासत में मुदाखलत किया करती थी। और फिर वो फैज़ हमीद साहब के साथ तल्लक, और फिर वो कहते कि इतनी देर तक रहने दें, हालात ठीक नहीं हैं। और अब वो कह रहे हैं कि मैंने इनको कहा, यानी इनको सियासत में मुदाखलत की दावत दी, या अगर मुदाखलत हो रही तो मैंने कहा जारी रखें। ये कहने का मतलब है, और तो इसके अलावा है कोई नहीं। जो नवाज शरीफ है उसका बयानिया यह था कि सियासत से दूर रहें, मुझे क्यों निकाला कि सियासत में आप मुदाखलत कर रहे हैं। और भाई साहब कह रहे हैं कि नहीं, आप गैर जानबदार नहीं हो सकते, आप मेरे साथ खड़े हो, मुझे दोबारा फिर इक़्तिदार दिलवाएं। और मैंने कहा था ना, जो साकब निसार से बात हुई थी लाहौर में इनकी, तो उसमें इन्होंने कहा, अदलिया के बारे में भी गिला किया कि देखो जनाब 10 साल की गल सी कि 10 साल तक मैं रहांगा, 2028 तक हूँ सारे मेरे खिलाफ हो गए ने, थोड़ी अदलिया भी मेरे खिलाफ इंज हो गई है, इंज हो गई थे। और साकब निसार ने कहा था यार आप गैर दानिशमंदाना किस्म के इकदाम कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा अक्लमंदी का मुजाहरा नहीं कर रहे। बहरहाल वो एक अलग इशू है, फिर वो साकब निसार के भी खिलाफ हो गए हुए हैं। तो वहाँ एक और बात जो इन्होंने की, इन्होंने कहा मैंने जो फ़ोन शून है ना मर्दान में जलसे में, एक तो यही बात जो मैंने कहा कि चिड़ जो बन गई हुई है एक तरह से फौज की, उसको वो छेड़ रहे हैं बार बार न्यूट्रल्स कह के। और फिर कभी कभी यूटर्न भी ले लेते हैं और कहते हैं मीर, जितने भी मीर जाफ़र हैं वो मेरे दिल पर नक्शे हैं, एक एक मीर जाफ़र। और एक जलसे में ये कह चुके हैं कि मीर जाफ़र जो वो सिपह सलार था सराजुद्दौला का, यानी ये आखिरी जो लाइन होती है, रेड लाइन जिसको कहते हैं, उसको एक मरतबा नहीं बार बार क्रॉस कर रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि जान दो यार, सानू ना विच ले आओ, सानू विच ना ले आओ। लेकिन खान साहब जो हैं ये बार बार ये जिक्र करके उनको या तो मुश्किल करना चाहते हैं या दबाव में लाना चाहते हैं। दबाव में क्या आना है उन्होंने, वो दबाव में मेरा ख्याल नहीं इस वक्त नहीं आएंगे, क्योंकि एक तरफ 11 जमातें हैं, 2 बड़ी जमातें और हैं, वो भी यानी कि उधर हुकूमत में है, नून लीग और पीपल्स पार्टी। और फिर जो एक स्ट्रीट पावर है बहुत बड़ी, जिनके पास बहुत बड़े बड़े जलसे जुलूस कर सकते हैं, मौलाना फजल रहमान की जमात, वो उधर है। वो कहते हैं मैंने जो इस्टेब्लिशमेंट वालों के ना वो फ़ोन मैंने बंद कर दिए, ब्लॉक कर दिए हैं। खान साहब कह रहे हैं पहले इलेक्शन की डेट अनाउंस करें फिर आगे चलेंगे बात। और ये खान साहब जिस हद तक जा रहे हैं, मुझे ये लगता है कि ये खान साहब ने प्रोग्राम बनाया हुआ है अंदर होने का, और अपनी जो कहते हैं ना किरदार कुशी, कुछ लोग कर रहे हैं किरदार कुशाई, यानी कि जो शख्सियत है वो नुमायाँ करके सामने लाई जाए मुख्तलिफ वीडियोज़ के ज़रिए, ऑडियोज़ के ज़रिए। मेरे ख्याल इनको कुछ जल्दी पड़ गई हुई है कि या तो जेल, गर्मियाँ जेल कटनी औखी होंगी, एक दफ़ा जेल गए सी तो बाहर आकर नहीं गल की सी, और दूसरा वो कि उनका जो है किरदार शिरदार फिर वो सामने लाया जाए। वो फौज वाले, कल मैंने वीलाग में कहा था, वो उनका दबदबा रोब ख़त्म हो गया है या वो कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाना चाह रहे। चलो उन्होंने ये भी कहा है DGSPR ने कल कि हम काफ़ी अरसे से, पिछले कुछ अर्सा से
तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहे हैं बतौर अदारा। तो इसका मतलब ये कि वहाँ कुछ है तो सही, तफजात है तो सही। खान साहब ने ये कहा है बात जो मुझ तक पहुँची है। खान साहब में क्या देखिए आग लग दी पई है ना, यानी उनको तकलीफ पहुँच रही है ना। जो मुझे लेके आए थे, जब वो गैर जानबदार हो गए, अब जो मैं बातें करता हूँ तो उन्हें तकलीफ पहुँच रही है ना। और फिर वही बातें अब ये जो साजिश कर रहे हैं, इनको कोई इस मुल्क के साथ नहीं है। जब 2014 वाले धरने आप उठा के देख लें, सिविल नाफरमानी, बिल जला दे, हुंडी के जरिए पैसे भेजे, यानी हुकूमत को तकलीफ दो। हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए इस मुल्क का नुकसान होता है तो हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं, ताकि अवाम ये समझें देखें आप ये हुकूमत नाकाम हो गया। लेकिन लोग ये भी देख रहे हैं कि खान साहब आपकी वजह से नाकाम हो रहे हैं। अभी 1 महीना और चंद दिन हुए हैं आपके वज़ीर आज़म को आए हुए, उसमें 25 दिन ऐसे हैं जिनमें वो कोई काम नहीं कर पा रहे। यानी सदर साहब आपके समरियाँ रोक लेते हैं, जो भी समरी भेजते हैं रोक के बैठ जाते हैं। बहुत ज़रूरी हल्फ लेने तक से इनकार किया हुआ है। हुकूमत को तो आपका सदर नहीं चलने दे रहा। अगर काबीना कोई फैसला करके, कोई पॉलिसी बना के, मंजूरी दे के कोई आर्डिनेंस वगैरह अगर बनाना चाहती है, तो आपका सदर, वो आर्डिनेंस का मतलब ही ये होता है कि फौरी तौर पर नाफिज़ अमल हो, और आपका सदर उसको रोक के बैठ जाएगा। 25 दिन तक रोक सकता है, वो रोक लेगा, 15 दिन पहले रोकेगा, फिर जब वो दोबारा वही समरी भेजेंगे 10 दिन तक फिर रुकी रहेगी। 25 दिन तो इसी काम में गए जैसे गवर्नर वाले काम में हुआ है। पंजाब में गवर्नर ही इस वक्त जो है अमलन कोई भी नहीं है, कागजों में वो आपके स्पीकर जो है वो कायम मकाम गवर्नर हैं परवेज़ इलाही। अच्छा, फिर वो ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि बिलावल, मैंने कल कहा था बिलावल जा रहे हैं अमेरिका, और वहाँ से को पैसे पूछों की ये वो IMF पे असरअंदाज होने की कोशिश करेंगे बिलावल साहब, क्योंकि वो बाइडेन जो हैं वो उनके अच्छे तल्लुकात रहे हैं जरदारी साहब के साथ, और बिलावल की मुलाकातें भी उनसे रही हैं। तो वो अब कह रहे हैं देखिए जाएंगे अब अमेरिका पैसे, अगर वो पैसे लेके आते हैं तो फिर कहेंगे देखा अमेरिका ने मुझे हटाया था तो अब इनकी मदद कर रहे हैं। और यही कहा है कि बिलावल वहाँ जाके कहेगा अगर पैसे ना दिए तो इमरान फिर वापस आ जाएगा। यानी अपने आप को ये मरकजी किरदार समझ रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में। वैसे तो किसी हद तक उन्होंने बयानिया बना लिया हुआ है। और फिर ये मौलाना फजल रहमान साहब को, ज़ाहिर है ये कहते हैं मैं मौलाना नहीं कहता, तो कोई और इन्होंने नाम रखा हुआ है इनका, तो वो उन्होंने कहा जनाब देखें उन्होंने वो वजारत ली जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा है। यानी असद महमूद साहब, मौलाना असद महमूद जो साहबजादे हैं मौलाना फजल रहमान के, उन्होंने मवासलात की वजारत उनको मिली है। तो वो कह रहे हैं उन्होंने वो वजारत ली है जिसमें बहुत पैसा है। इनको कैसे पता है उसमें पैसा है? इन्होंने मुराद सईद को ये वजारत क्यों दी थी? मुराद सईद जो सबसे चहेता वजीर था इनका, और जब उनकी कारकर्दगी जो है उसका चार्ट जारी किया था, पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे, उसमें मुराद सईद शायद पहले नंबर पे था। तो मुराद सईद को फिर क्यों दिया था आपने ये महकमा? जिसका मतलब है कि आपने भी अपने सबसे चहेते वजीर को ये महकमा दिया कि भाई खाओ जो खाना। और फिर मुराद सईद साहब का जो स्कैंडल है ना, वो पाकिस्तानियों ने नहीं बनाया, हमने नहीं बनाया, किसी इदारे ने नहीं बनाया था उनका। वो 7 अरब की करप्शन उन्होंने एक चुटकी में उन पर इल्ज़ाम है कि की थी। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, ख़त है कि जनाब इसकी इंक्वायरी करें। वो मामला क्या हुआ था? मामला ये हुआ था कि वो जो डाकखाने वाले हैं पाकिस्तान पोस्ट, उसकी डिजिटलाइजेशन करवानी थी। उसके लिए ओपन ऑक्शन होना चाहिए, वो पेपरा के रूल्स हैं उनके मुताबिक होना चाहिए कि खुली बोली हो, सारे लोग आन दसन। इन्होंने ये 1,18 अरब रुपए का जो ठेका है डिजिटलाइजेशन का, ये दे दिया हबीब बैंक को। ये जो रिपोर्ट है मेरा ख्याल 2020 की है ये, और उसमें उन्होंने जनाब कहते हैं कि 7 अरब रुपए रिश्वत वसूल की गई, ये किकबैक्स वसूल किए गए। उसमें मुराद सईद साहब के नाम, कुछ और अफसरों के नाम भी हैं मुबैना तौर पे। उसमें जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब के होते थे किसी दौर में, जवाद रफीक साहब, उनका नाम भी है। सेक्रेटरी मवासलात जो थे इनके, ज़फ़र हसन है शायद उनका नाम, वो भी थे। और एडिशनल DG फिनांस सर्विस जो थे एजाज साहब, उनका नाम है एजाज मिनहास, वो भी उनमें शामिल हैं। जब इन्होंने पैसे लिए, इनका मतलब है खान साहब को पता है, अगर 7 अरब इनको पता है और इसकी इंक्वायरी हो गई, कोई नहीं जी चलो छोड़ो कि कादी इंक्वायरी थे कादी गल, कोई इंक्वायरी वो अब इनको खोलना चाहिए। ये इंक्वायरी सारी जो भी है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो खत है
उसकी बुनियाद पर ये आगे मामला मौजूदा हुकूमत को चलाने चाहिए। मुराद सईद साहब जो हैं वो और असद महमूद साहब में क्या मुकाबला है। असद महमूद पुराने पॉलिटिशियन, चलो उनको छोड़ दें, उनको छोड़ दें कि वो तीसरी नस्ल है असद महमूद वाली जो है वो सियासत में। बहरहाल मुराद सईद साहब तो पहले हैं, वो खुद कहते हैं कि मैं जनाब एक मिडिल क्लासिया था, और फिर मिडिल क्लासी के 7 अरब रुपए जो बहुत होते हैं, फिर उन्होंने अगर चेक कर लें वो अकेले तो नहीं खा सकते, जो मिडिल क्लासिया होता है उनके लिए तो 7 अरब बहुत बड़ी अमाउंट है। वो ज़ाहिर है फिर किसी ऐसे बंदे को भी दिए होंगे जो उन्हें तफस देता है। ये जितनी भी करप्शन निकलेगी ना, इसका खुरा बनी गाला में जाके रुकना है। और फिर मैं ये कैसे कहता हूँ कि ये बयानियाँ एक साजिश के तहत बना रहे हैं। अब अमेरिका का एक खाता है जो तीसरे दर्जे का, वो जो असिस्टेंट सेक्रेटरी होता है तीसरे दर्जे का, आप कह लें कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर हमारे जो वजारत खारजा में होता है, किसी प्रोजेक्ट का डायरेक्टर उस सतह का अफसर है, कोई बड़ा अफसर नहीं है। यहाँ तो डायरेक्ट जो वजीर खारजा है अमरीकी, वो डायरेक्ट धमकियाँ देता रहा, भुट्टो साहब को डायरेक्ट धमकी दी थी। वो एक सफ़ीर से बात कर रहा है जिसको ये इन्होंने इशू बनाया हुआ है। और इनकी कबीना के अरकान ये खुद कहते हैं अपनी प्राइवेट दोस्तों के साथ मीटिंग्स में कि यार उदों तो जो गल शुरू हुई है उदों खान साहब कहते छड्डो यार ये भी गल इदां दे खर्चाते आते रहते हैं। अब वो कह रहे हैं कि नहीं बुरा है मामला है, और उसको छुपा के दबा के बैठे रहे, फिर अचानक निकाला। जो भी मामला है ये एक मुनज़्ज़म इनका एक वारदात है, प्रोपेगेंडा करने का ख़ास तरीका है, उस तरीके के तहत ये लोगों को। और ये मैं ये भी बता दूँ, जो इनकी तकरीरें हैं, वो एक दोस्त हम बात कर रहे थे 2-3, तो मैंने कहा यार खान साहब ने तो अग लाई पई है 4 चफेरे हर पासे। तो मेरे एक दोस्त ने कहा कि तुसी परेशान ना हो, इनकी खान साहब की जो तकरीरें हैं ना, ये मेरे और आपके लिए नहीं है, ना ये उन लोगों के लिए हैं जो गैर जानबदार हैं सियासत में, ना उनके लिए हैं जो खान साहब के मुखालफ हैं। इनकी जो तकरीरें हैं जिनको अब बयानिया है, बयानिया की बात मैं कर रहा हूँ, ये उनके लिए जो उनके पैरोकार हैं, अंधे मुकल्लद जो हैं वो हैं। जैसे कुछ जाली पीर होते हैं, वो कहते हैं रात जनाब मैं यहाँ था और फिर मैं उड़ा और उड़ के जाके पता नहीं फलां मज़ार पे हाज़िरी दे के आ गया। तो अगर आम बंदा होगा, कोई समझदार बंदा होगा, वो तो यकीन नहीं करेगा कि जनाब मैं तो थोनू रात इत्थे फलानी खोखे ते पान वाले ते देखिया पान खाते और सिगटां लेंदे पीर साहब, तो तुसी रातों रात कितने उड़ के चल गए थे। लेकिन उनके मरीद जो हैं वो यकीन कर लेते हैं कि हाँ जी ये गए होंगे, और वहाँ का नक्शा वो बता रहे थे जनाब वहाँ ये हुआ ये हुआ। यही वारदात तरीका वारदात खान साहब की है। अपने पैरोकारों को या अंधे मुकल्लदीन जो हैं उनको खान साहब जिस तरफ लगाना चाहते हैं लगा देते हैं, उनको सामने जो भी दिल में आता कह देते हैं और वो यकीन भी कर लेते हैं। इनकी तकरीरें मेरे लिए आपके लिए नहीं है। या जो टीज़ करते हैं मुखालफिन को या अदारों को देख ये बाकायदा एक मुनज़्ज़म अंदाज में वो कर रहे हैं। वो मैंने जिक्र किया ना, इलेक्शन कमीशन को छोड़ने में रोज़ाना बातें करते रहते हैं। अदलिया वालों ने भी कहा कि बस अनफ इज़ अनफ, जान दो बहुत हो गया, हम नहीं से छड्डांगे, फड़ांगे थोनू, इन्हों के वकीलों शकीलों कह रहे हैं। और फिर फौज वाले भी कहते हैं ये हमल बर्दाश्त बहुत कर लिया हमने, ये कल ही उन्होंने कहा, ये सब कुछ छेड़ रहे हैं। और फिर अभी जो मैंने जिक्र ना मुनज़्ज़म करने वाला कैसे मामला है, अब इन्होंने आज फिर कहा है कि जनाब आपको ख़त लिखा गया है, अदलिया को इन्होंने कहा है कि आपको एक ख़त लिखा है तो आप उस पर कमीशन बनाएं, खुली उसकी प्रोसीडिंग हो, यानी ओपन कोर्ट में आप उसको सुने। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुतालबा कर रहे हैं। वो इनका जो मामला है वो होना नहीं, उसकी कामयाबी के इम्कानात जो हैं कि इनका जो ख़त है जो सदर साहब ने भी लिखा है और स्पीकर कौमी असम्बली भी लिख के गए हैं, वो मुमकिन नहीं है। वो ये कि उनके पास ये इख्तियार नहीं है। 2 तरीके से इंक्वायरी ट्रिब्यूनल या इंक्वायरी कमीशन बनते हैं। जो पंजाब में होता है वो जो कानून है पंजाब इंक्वायरी ट्रिब्यूनल वाला, वो है 69 का, 1969 का, उसके तहत वो ट्रिब्यूनल बनाते हैं। और दूसरा जो वफाक का है वो 1956 का एक कानून है, पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट मजरिया 1956, ये उसके तहत। उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि जुडिशल इंक्वायरी जो है ये जुडिशल इंक्वायरी, वो सिर्फ इंक्वायरी कमीशन होता है। जुडिशल हम इसलिए कह देते हैं कि उसमें आम तौर पे जजेस जो हैं उनको तैनात किया जाता है आला अदलिया के। तो जो माजी के जो सदर साहब ने हवाले दिए हैं कि जनाब फ़लाँ भी कमीशन बना था, फ़लाँ भी कमीशन बना था, और फिर वो भी कमीशन बना था जो धांधली वाला कमीशन था,
वो धांधली वाला कमीशन नहीं बना रही थी, सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रही थी, वापस भेज देती थी समरी। वो इसलिए नहीं भेज दी कि खान साहब से डरे हुए थे वो। फिर बाकायदा एक कानून ऑर्डिनेंस बनाया गया उस ऑर्डिनेंस के तहत, वरना तो कमीशन की रिपोर्ट सिर्फ एक राय होती है, उसको आप लोग प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल कर लें तो कर लें। इसका मैंने कई दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ, ये मैं थाने मॉडल टाउन वाली इंक्वायरी का भी जिक्र कर चुका हूँ और मुख्तलिफ जजमेंट्स के हवाले भी दे चुका हूँ कि उसको बतौर शहादत या अदालती कार्रवाई के तौर पे नहीं लिया जा सकता। अब जो कानून के तहत TORs हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो हैं, वो बनाने हुकूमत ने जो 2 कवानीन का जो मैंने जिक्र किया है, और ये कह रहे हैं कि जनाब टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी आप खुद ही बना लें। वो लोकल कमीशन तो बन सकता है अदालत की तरफ से, ये इस तरह के जैसे आप कह रहे हैं जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन, वो नहीं बन सकता। अब उन्होंने बनाना नहीं, इन्होंने फिर ये रौला डालना है। देखें, जब सदर ने भी खत लिखा लेकिन कुछ नहीं हुआ, स्पीकर ने भी खत लिखा कुछ नहीं हुआ, ये अदलिया को मिलाइन करेंगे। अदलिया को बदनाम करने के लिए जो भी इनसे, अदलिया और फौज 2 ही इदारे रह गए हुए हैं। इलेक्शन कमीशन को तो ये कुछ खातर में नहीं लाते, ना इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तो इन्हें अदालत की कार्रवाई कर रहा है, उसके पास इख्तियार है सेक्शन 10 के तहत, लेकिन वो भी पता नहीं डर जाते हैं या क्या होता है। ये जो मैं मुनज़्ज़म साजिश की बात कर रहा हूँ ना, अब इन्होंने 2 दिन से एक रौला डाला हुआ है कि जनाब FIA जो है उसने अपना केस वापस ले लिया, वो पैरवी नहीं करना चाहती जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ सेंट्रल जज की अदालत में चल रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस है, आपको पता ही है ना। तो वो जनाब उन्होंने वापस ले लिया जहाज अमान साहब की अदालत में। अच्छा, अब ये मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा करते कैसे हैं? अब देखें, 2 दिन से इन्होंने करोला डाला हुआ है कि जनाब देखें FIA को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया हुकूमत में आके। FIA जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जो सेंट्रल जज जहाज अमान साहब की अदालत में चल रहा है, कि वो हम उसको परसू नहीं करना चाहते, प्रोसिक्यूटर ने लिख के भेज दिया। ये एक इसके पीछे क्या है? वो जो प्रोसिक्यूटर साहब हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जज हुआ करते थे। जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर उन्होंने मुकर्रर किया था उनका नाम सिकंदर जुल्करनैन सलीम एडिशनल जज थे। फिर कन्फर्म नहीं हो सके थे। कन्फर्म जो जज नहीं होता इसका मतलब वो नालायक है, या फिर उसका कोई ऐसा किरदार शिरदार का मामला है कि वो फिट नहीं है मुस्तकिल करने के लिए। ये वो साहब हैं, ये फवाद चौधरी साहब के करीबी दोस्त हैं, और जो लाहौर बार के सदर हैं वो जो PTI से ताल्लुक़ रखते हैं उनके भी साथ साथ हर वक्त होते हैं। ये उनके लोग हैं, PTI वालों का है ये बंदा। तो इसने 11 अप्रैल को एक सुबह सुबह दरख्वास्त दी अदालत में कि जनाब, उसमें दरख्वास्त में लिखा क्या है, इन्होंने लिखा यह है कि जनाब दोनों मुलज़म जो हैं शहबाज शरीफ वो वज़ीर आज़म और हमजा शहबाज वज़ीर आला मुंतखब होने जा रहे हैं। मुंतखब नहीं हुए उस वक्त लिखा उन्होंने, मुंतखब होने जा रहे हैं। और तो आगे वो लिखते हैं, वो लेटर हम आपको दिखा रहे हैं, वो हिस्सा हमने हाईलाइट कर दिया है, आप देख लीजिएगा। फिर आगे जाकर वो लिखते हैं, सो मे बी द कंसर्न क्वार्टर्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू प्रोसिक्यूट द अक्यूज्ड। यानी वो कहते हैं कि हो सकता है कि मुतलका क्वार्टर्स जो हैं वो दिलचस्पी ना लें, क्योंकि ये एक वज़ीर आज़म बनने वाला है और एक जो है वो वज़ीर आला बनने वाला है। उस वक्त कौन था DG FIA? सनाउल्लाह अब्बासी साहब, जो चहेते थे आपके इमरान खान के, वो थे उस वक्त। तो ये कहता है कि मुझे DG FIA ने मुतलका IO के ज़रिए ये पैगाम दिया है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं सिकंदर जुल्करनैन साहब, और उसको कहते हैं कि इसको जनाब आप रिकॉर्ड पे ले आए, रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ। उस वक्त ये 11 अप्रैल कोई खबर शबर कोई नहीं निकली, कोई लेटर शेटर नहीं, वो क्योंकि दरख्वास्त गई और जज साहब ने उसको रिकॉर्ड का हिस्सा बना के रख लिया। और फिर उसके बाद 27 को समाअत होती है और 14 मई जो है वो मुकर्रर हो जाती है उन पर फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए। अब कल 14 मई को फ़र्द जुर्म के लिए बुलाया हुआ है शहबाज शरीफ को भी और हमजा शहबाज को भी। वो फ़र्द जुर्म मेरे कल भी नहीं लगनी, वो इसलिए नहीं लगनी, अब फिर ये प्रोपेगेंडा करेंगे। देखें, वो कल इसलिए नहीं लगनी कि जो पिछला आर्डर था ना सेंट्रल जज का, वो ये था कि जनाब इसमें जो मुलज़मों के वकील हैं अमजद परवेज़, वो पहले दलाइल देंगे क्यों फ़र्द जुर्म आयद ना की जाए, उसके बाद फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी। और फ़र्द जुर्म जब आयद होती है तो ज़रूरी होता है कि मुलज़म अदालत में मौजूद हो। कल शहबाज शरीफ ने तो मौजूद नहीं होना,
फर्दर जुर्म आगे चले जाए। इन्होंने फिर एक प्रोपेगेंडा करने देखें जनाब अब डिले टैक्टिस इस्तेमाल हो रहे हैं, डिले टैक्टिस, हालांकि डिले टैक्टिस जो है इनके सिकंदर जुल्करनैन साहब, वो जो ऑर्डर शीट है वो उठा के देख ले, ये पिछली दफ़ा भी पेश नहीं हुए थे, ये पेश ही नहीं हो रहे, ये इनकी वजह से डिले हो रहा था। बहरहाल अब उन्होंने नया एक बंदा लगा दिया स्पेशल प्रोसिक्यूटर, वो कोई फारूक बाजवा साहब हैं जिन्हें अब नया स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया गया है। और डीजी FIA ने वाज़े तौर पे ये बता दिया कि जनाब हमने तो रोका ही नहीं, हम तो इसको केस को परसू करना चाहते हैं। और इसी तरह जो मुल्ज़म है वो भी कहते हैं हम मेरिट पे फैसला चाहते हैं, हम तो चाहते नहीं इसमें। ये सारा इस तरीके से प्रोपेगेंडा करते हैं, बदनाम करते हैं अदारों को। अच्छा एक यार छोटी सी खबर और थी। अच्छा अब सैफर रहमान साहब के बारे में ये है कि सैफर रहमान साहब आपको पता ही होगा पाकिस्तान में जब नून लीग का दौर था तो इन्होंने बड़ा वक्ता डाला हुआ था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली ज़रदारी के खिलाफ रेफरेंस ये वो, तो अंदर कर दें बाहर कर दें, पकड़ लें, जाने ना पाएँ, इस तरह का इनका किरदार था। इनको जो है ना एहतसाब रहमान के नाम से भी कुछ लोग जानते थे। अब वो भी लंदन पहुँचे हुए हैं और ये एक खबर कहीं मैंने देखी है, वो कह रहे थे जनाब उनको फिर ये कोई मशीर एहतसाब का लगाने की या मामले खसूसी एहतसाब का लगाने की पेशकश की गई है। मेरा नहीं ख्याल ऐसा होगा, क्योंकि वो जो जरदारी साहब हैं वो कह चुके हैं कि सैफर रहमान मेरे पाँव पकड़े थे आके, इसने माफ़ी मांगी थी जब वो ज़ाहिर जब उनकी हुकूमत आ गई थी 2008 में तब, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो वापस आए। लेकिन जरदारी साहब के बारे में खुले दिल के आदमी है कि चलो कोई गल नहीं यार, आज वे एक दफ़ा माफ़ कर जो देता, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि किसी और मकसद के लिए उनको इस्तेमाल किया जाएगा। वो जो कतर में हुक्मरान ख़ानदान है उनके साथ उनकी बिजनेस पार्टनरशिप है, बिजनेस करते हैं उनके साथ, तो उनसे पैसे पूसे का जो मामला बना हुआ है ना, वो पैसों के लिए या कोई और चीज़ जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंच सके, कोई गैस, कोई पावर के प्रोजेक्ट्स, इस टाइप का कोई मेरा ख्याल उनसे वो लेना इस्तेफादा करना चाहते हैं उनके तलकात का। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नई इलाक़े के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।